सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल बच्चों। तो हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 स्टार्ट हुआ है। आई थिंक हमने इसके कितने लेक्चर कर लिए, 2 लेक्चर कर लिए। आज तीसरा लेक्चर स्टार्ट हुआ है। तो चैप्टर 2 में हमें टोटल 3 नंबर ऑफ यूनिट्स पढ़ने। सबसे पहला डिमांड, दूसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और तीसरा सप्लाई। थोड़ा बहुत ये टॉपिक आप 11th क्लास के अंदर जो है वो पढ़कर आए हुए हो, अगर याद हो आप लोगों को तो 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बट मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। डिमांड स्टार्ट हुआ था तो क्या पढ़ाया मैंने क्लास के अंदर, जरा वो रिवीजन करेंगे। तो मैंने आपको डिमांड का एक मतलब बताया। तो डिमांड मतलब क्या था? डिमांड का मतलब कि आप एज ए कंज्यूमर किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज की डिमांड कब करोगे। सबसे पहली बात, आपकी डिजायर का होना जरूरी है या नहीं। उसके बाद आपकी एबिलिटी टू पे का होना भी जरूरी है, क्योंकि डिजायर तो हमारी बहुत सारी होती है ना। बिजनेस क्लास में जाना है, फॉर्च्यूनर गाड़ी लेनी है, ग्रेटर कैलाश में बड़ी सी कोठी चाहिए, बहुत बड़ा सा घर, है ना। बेटे ठीक हो आप? क्या हो रहा है, फीवर? दवाई चाहिए? ठीक है, ओके। लेकिन ये सब हमारी डिजायर है, उसके लिए डिमांड पूरी नहीं होगी। डिमांड पूरी होने के लिए दूसरा काम होना जरूरी है, हमारे पास एबिलिटी टू पे का होना भी बहुत जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? मींस या रिसोर्सेस टू परचेज। और तीसरा हमारी विलिंगनेस का होना जरूरी है। यहाँ पर मैंने आपको कई सारी कहानियां बताई थी, एक सलमान खान वाली भी बताई थी। और वो कमोडिटी अवेलेबल भी होनी चाहिए। तो जब ये चारों चीजें ऐड होती है तभी डिमांड क्रिएट होती है, वरना डिमांड क्रिएट नहीं होती। फिर हमने कुछ बात करी कि इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। मेरे बच्चे, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब ऐसी डिमांड जहां पर कोई एक सिंगल बंदा, आप जैसे बंदे या एक सिंगल फर्म की जब बात आप करोगे तो उसको इंडिविजुअल डिमांड बोलोगे। और मार्केट डिमांड क्या होता है? ये पूरी ऑल कंज्यूमर की डिमांड की बात करता है। सारे के सारे लोग किस चीज की डिमांड कर रहे हैं उसको मार्केट डिमांड बोलते हैं। कोई एक पर्सन किस चीज की डिमांड कर रहा है उसको आप इंडिविजुअल डिमांड बोलते हो। कुछ आ रहा है समझ में? फिर हमने बात करी कि हमें इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर 2 चीजें देखनी होती है। एक होता है डिमांड का शेड्यूल और एक होता है डिमांड कर्व। शेड्यूल एक टेबुलर प्रेजेंटेशन होती है। जैसे आपने यहां देखा हुआ है, प्राइस जो है वो 1 से बढ़कर 2 हो गया। बेटे आपका नाम क्या है? कनव। कनव, अगर किसी भी गुड्स का जनरली प्राइस बढ़ जाता है तो आप उस गुड्स को ज्यादा खरीदोगे या कम? तो देखो, प्राइस के बढ़ने पर उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है, क्यू मतलब क्वांटिटी डिमांड, कम हो रही है नहीं हो रही? फिर प्राइस बढ़ाया 2 से 3, डिमांड और कम। फिर प्राइस बढ़ाया 3 से 4, डिमांड और कम। आ रहा है कुछ? तो वैसे आगे भी आएगा, दोबारा बता देता हूं। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कौन सा? There is an inverse relationship between price of the goods and its quantity demand. All well? तो इसी रिलेशनशिप को प्रेजेंट करने के लिए ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। ऊपर की टेबुलर फॉर्मेट जो था उसी को हमने एक ग्राफ के अंदर कन्वर्ट किया। और आपने ये देखा कि जब प्राइस 1 था तो डिमांड हमारी क्या है? सबसे एंड में 100 दिख रही है। जब प्राइस 2 हुआ तो डिमांड 90, प्राइस 3 पे डिमांड 80, 4 पर 70। और डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है। इसको आप बोलते हो डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या कहते हो?
डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक मैंने फंडा बताया था आपको इकोनॉमिक्स का, इस जिंदगी के अंदर हमेशा याद रखना, बेटे वो गेट बंद करना, हमेशा याद रखना इकोनॉमिक्स में अगर किसी भी जगह पर इनवर्स रिलेशनशिप हुआ तो इसका मतलब यह है कि आपका डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड जाएगा। ये बात भी हो गई थी, रिवीजन चल रही है अभी, है ना, पिछली क्लासेस की। फिर मैंने आपको बताया डिमांड एक फ्लो होता है और क्वांटिटी डिमांड एक स्टॉक कंसेप्ट होता है। ऑल वेल, जो फर्स्ट क्लास में आए हैं उनको बैकअप मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात हुई लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड का क्या कानून है। मैंने कहा था डिमांड का कानून ये होता है जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड आप लोग क्या कर देते हो, सॉरी, प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड आप लोग कम कर देते हो, है ना। नहीं, ये बात पूरी नहीं हुई। यहां मैंने आपको बताया था वाइल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसको आप केट्रिस पेरिबस कहते हो, when other things remaining constant, when price of the goods increases its quantity demand decreases and vice versa। अब वो अदर थिंग क्या है, तो प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, लेकिन हो सकता है आप में से कोई शाहरुख खान का भतीजा लगता हो, नहीं समझे, आपको पैसे से कोई भी फर्क, क्योंकि पैसा आपके पास बहुत है, इनकम बहुत है, तो मैंने उस बात को कांस्टेंट रखा है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। फिर जब अदर थिंग्स को आप कांस्टेंट रखोगे तो पक्की बात है प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड कम होनी ही होनी है, तो इसको आप कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सी, प्राइस जब बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होने वाली है, ये पक्की बात है। और इनवर्स रिलेशनशिप में डिमांड कर्व मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या होता है डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखो ऊपर से नीचे आ रहा है। ऑल वेल, तो इस डिमांड कर्व को एक बार देखते हैं। जब P और Q की आप बात करो, डिमांड P से P1 हो गई, डिमांड जब P से P1 हो गई, सॉरी डिमांड नहीं प्राइस, सॉरी, प्राइस जब P से P1 हो गया तो प्राइस के बढ़ने पर Q से Q1 डिमांड क्या हुई, कम हुई, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। आज इसी का टॉपिक आएगा क्लास में। और जब प्राइस P से P2 यानी कि कम हुआ तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, इसको कहते हैं एक्सपेंशन। ऑल वेल था। तो यहां मैंने आपको एक शॉर्ट में अपने तरफ से बताया, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, और क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इंग्लिश में आप इसको कहते हो एक्सपेंशन या एक्सटेंशन। मूवमेंट आपकी डाउनवर्ड होगी। देखो ऊपर Q से Q2 में, यहां पर देख रहे हो Q से Q2 डाउनवर्ड क्या हो रहा है, मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट राइटवर्ड जा रही है क्योंकि डिमांड बढ़ी है। ऑल वेल, और इसी को एक्सपेंशन कहते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है Q से Q1 पे तो ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा, तो यहां पर ये अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो फिर हमने एक बात और करी, दो टॉपिक और बचे हुए हैं पिछली क्लास तक के, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो सर कई सारे फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है प्राइस ऑफ द गुड्स। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में। आप जब भी प्राइस को बढ़ाओगे तो आपकी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, जिसको आप कॉन्ट्रैक्शन बोलते हो। आपका प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, जिसको आप एक्सपेंशन बोलते हो। कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट अपवर्ड होता है और एक्सपेंशन में मूवमेंट डाउनवर्ड होता है। ऑल वेल है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से। आज आपको मैं इसका ही क्लैरिटी दूंगा। फिर बात हुई प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स की। तो एक तो प्राइस ऑफ द गुड्स मेन फैक्टर है और दूसरा फैक्टर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स भी है।
रिलेटेड गुड्स मतलब या तो कॉम्प्लीमेंट्री या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, या तो कॉम्प्लीमेंट्री या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऑल वेल, अगर मेरे सब्स्टिट्यूट वाले ने अपना प्राइस बढ़ा दिया तो पक्का मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। मेरा सब्स्टिट्यूट कॉफी वाला है और मैं चाय बेचता हूं, चाय कॉफी सब्स्टिट्यूट है या नहीं? कॉफी महंगी हो गई तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लोग मेरी चाय खरीदना चालू कर देंगे। और कॉफी सस्ती हो गई तो फिर मेरी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव। उसने अपना प्राइस बढ़ाया, सब्स्टिट्यूट ने, मेरी डिमांड बढ़ गई। उसने प्राइस कम किया, मेरी डिमांड कम हो गई। तो पॉजिटिव रिलेशन। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट ने प्राइस बढ़ाया, मेरी डिमांड बढ़ गई। सब्स्टिट्यूट ने प्राइस कम किया, मेरी डिमांड कम हो गई। ऑल वेल, सबको आ गया? ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ कॉम्प्लीमेंट्री की आप बात करते हो, जैसे कि कार और पेट्रोल। अगर कार आज महंगी हो जाती है तो मेरा पेट्रोल बिकना कम हो जाएगा, होगा या नहीं? क्योंकि लोग कार कम खरीदेंगे फिर। तो कार के दाम बढ़ गए, पेट्रोल की डिमांड कम हो गई। कौन सा रिलेशन? बोलो, इनवर्स। ऑल वेल, तो यहां मैंने एक कर्व बना के दिखाया था। फिर बात हुई थी लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। ये तीसरा फैक्टर है डिमांड को अफेक्ट करने वाला। आप सभी की इनकम, जब आप लोग प्रोफेशनल्स बन जाओगे तो आप सभी की इनकम बढ़ेगी, तो आप लोग चीजों की डिमांड क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। अभी आप 2 टी शर्ट लेते हो, सीए बनने के बाद, सीएमए बनने के बाद आप शायद 5-10 भी ले सकते हो। यस और नो? स्टूडेंट लाइफ में बच्चा थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, और जब आपकी इनकम कम होती है तो आपकी डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़े ही बढ़े। उसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, मतलब वो सिचुएशन जहां पर आपकी इनकम अगर बढ़ती है तो आपकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। जैसे नेसेसिटीज में आपकी इनकम 2 से 4 लाख रुपए हो गई, तब भी आप घर में उतना ही नमक लाओगे जितने की रिक्वायरमेंट है। दवाइयां उतनी ही परचेज करोगे जितने की रिक्वायरमेंट है। कुछ ज्यादा गोलियां थोड़ी खाएगा। इनकम बढ़ गई, मम्मी 10 गोली दो आज एक की जगह, सर दर्द वाली। इनकम बढ़ गई, पैसा बहुत है, वो सुबह उठेगा ही नहीं बंदा फिर, है ना? एंड अगला फैक्टर था हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी धीरे धीरे बदलता रहता है। ऐसे यहां पर कोई स्टूडेंट है जिसको एक से ज्यादा बार मोबाइल फोन घर वालों ने दिलाया, एक से ज्यादा बार। है कोई? एक ही बार दिलाया सबको अभी तक? अभी शुरुआत ही है मतलब आपके मोबाइल फोन मिलने की। अच्छा, इस समय तक हम लोगों को फोन नहीं मिलते थे। मुझे याद है मेरे को फोन मिला क्या था, खरीदा था मैंने खुद फर्स्ट ईयर में जाके, एक मोटरोला का फोन फ्लैप वाला, वो वाला खरीदा था। और उससे पहले मोबाइल हमने कभी, पापा के पास होता था बस एक फोन। बट आजकल के मैं देख रहा हूं, मैं जितने भी रिलेटिव्स के पास जाता हूं तो बच्चा 3 साल का है तो उसका सेपरेट फोन होता है। एक रिलेटिव के पास गया था, उसने आईपैड दिला रखा है अपने बच्चे को, 2.5 साल का बच्चा है, वो हमेशा उसी में लगा रहता है। उसकी तबीयत ही खराब रहती है हमेशा, है ना? ये बहुत गलत चीज है वैसे, गैजेट बच्चों को देने नहीं चाहिए। चलो, हमें क्या करना? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। आपका मोबाइल फोन पुराना हो जाता है तो आप नया ले लेते हो। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आईफोन की सीरीज। आईफोन की सीरीज है, बिजनेस क्लास पर्सन है, बड़ा महंगा सैलरीड पर्सन है, तो जैसी आईफोन की नई सीरीज आती है उसको अपना फोन पुराना लग जाता है। इनफैक्ट पुराना नहीं होता वो, अभी साल भर पहले तो लिया था, वो भी आईफोन बहुत जल्दी पुराने नहीं होते, बट वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के चक्कर में उस फोन को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं।
एंड मैंने आपको बताई थी लास्ट बात, पॉपुलेशन एस्पेक्ट, ये भी बहुत बड़े लेवल पर इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन एस्पेक्ट भी बड़े लेवल पर इंपॉर्टेंट है। देखो जनरल कंसेप्ट, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर हम कंपोजिशन को भी चेक कर सकते हैं कि भाई उस पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाले कौन से लोग हैं। जैसे हमारे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाले लोग कौन है, यूथ। और यूथ है वो भी मिडिल क्लास यूथ है ना। तो मिडिल क्लास यूथ जो है वो सबसे ज्यादा क्या खरीदता है, गैजेट्स। और मैं ये देखता हूं जो गर्ल्स हैं वो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बढ़िया मतलब चीजें देखती हैं, और जो लड़के होते हैं वो जूते वूते टी शर्ट वी शर्ट ये सब देख रहे होते हैं, चश्मे। कनॉट प्लेस जाके 100 रुपए का रेबन वाला थर्ड फोर्थ कॉपी खरीद के लेके आते हैं, सबको बता दें 2000 का है ना। तो सर यूथ अगर ज्यादा है तो यूथ के प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे। अब चाइना में बूढ़े लोग बहुत ज्यादा, तो चाइना में सबसे ज्यादा क्या बिकता होगा, दवाइयां, और वो चलने वाली स्टिक्स जो होती हैं, है ना, और भी बूढ़े लोगों से रिलेटेड चीजें। आप कभी भी चले जाना, आप किसी ठेठ गांव टाइप में जाओ तो देखना सबसे ज्यादा बीड़ी का बंडल बिकता है, देखा है कभी, क्यों, वहां ना बूढ़े लोग ज्यादा है और रिटायर्ड है, तो दिन भर हुक्का बीड़ी यही चलती है उनके घरों में। मैंने देखा है वो कोई मेहमान आता है तो खाट पे प्लेट में 20-30 बीड़ी और माचिस वाचिस वहीं रख देते। ठेठ गांव में जाओगे अगर आप भारत के तो, ठीक है, समझ रहे हो कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पॉपुलेशन है। फिर हमने बात करी डिमांड की डिस्टिंक्शन की। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दो टाइप की डिमांड होती है, एक शॉर्ट रन और एक गुड्स। दो टाइप के होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स और एक कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया क्योंकि मैं फर्दर प्रोडक्शन कर सकूं, उसको प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, फ्रिज टीवी एसी वगैरह। तो उनमें से कुछ ड्यूरेबल होते हैं और कुछ नॉन ड्यूरेबल। जैसे आज सुबह कोई दूध लेकर आया होगा, दूध ब्रेड बटर अगर कोई लाया हो, आज तो मौका ही नहीं मिला होगा आप लोगों को लाने का, तो सुबह सुबह 8 बजे आप लोगों को बुला लिया गया है। फिर एक होती है डिपेंडेंसी, कुछ डिराइव्ड डिमांड होती है और एक ऑटोनॉमस डिमांड होती है। डिराइव्ड डिमांड मतलब एक प्रोडक्ट की डिमांड किसी और की डिमांड पर डिपेंड है। जैसे सीमेंट की डिमांड लोग कब करेंगे, जब कंस्ट्रक्शन का काम होगा, इसको डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं। और ऑटोनोमस डिमांड मतलब किसी चीज पर डिपेंड नहीं है। ऑल वेल। फिर मार्केट, एक इंडस्ट्री डिमांड होती है और एक कंपनी डिनोटेड डिमांड होती है, मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी की डिमांड और एक पूरी इंडस्ट्री की डिमांड। ऑल वेल। तो यहां तक हम लोगों की पढ़ाई हुई है, तो लेट्स स्टार्ट आगे की क्लास। तो हम लोगों ने ऊपर लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, ये पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यहां मैंने आपको बताया था देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांड व्हाइल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये अदर थिंग्स क्या होती है, और लॉ ऑफ डिमांड देख रहे हो डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं लॉ ऑफ डिमांड के कुछ फैक्टर्स और कुछ लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन। स्टार्ट कर दें आज की क्लास को। 7, 8। चलो
लिखो अदर फैक्टर्स remaining constant in law of demand। भाई यही था ना, लॉ ऑफ डिमांड में अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं। तो अब हम अदर फैक्टर्स की बात करेंगे। जरा आप सभी लोग बता दो कि लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहले एक बार और रिपीट करूंगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, और वाइल अदर फैक्टर रिमेनिंग, तो वो अदर फैक्टर्स क्या हैं। अरे देखो ना, अभी हमने फैक्टर्स पढ़े या ई तक, पॉपुलेशन तक। सबसे पहला फैक्टर क्या था, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। तो इस पहले के अलावा बाकी सारे फैक्टर कौन से हो जाएंगे, बोलो ना अदर फैक्टर। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स क्या है, अदर। लेवल ऑफ इनकम क्या है, अदर फैक्टर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस अदर फैक्टर। पॉपुलेशन अदर फैक्टर। समझ गए, उनको अदर फैक्टर बोलते हैं। और जब आप अदर फैक्टर की बात कर रहे होगे तो प्राइस को कांस्टेंट रख दोगे। कुछ आ रहा है समझ में। चलो, तो सबसे पहला अदर फैक्टर में फटाफट से करेंगे नंबर 1, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। और रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और एक होता है सब्सटीट्यूट गुड्स। दूसरा है इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। अगला है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अगला है पॉपुलेशन एस्पेक्ट्स एंड कुछ और भी छोटी मोटी चीजें हैं जिसको आप लिख लो ऐसे, अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस डिमांड। ठीक है, डन है जी। मैं एक बार आपको लॉ ऑफ डिमांड का सबसे पहले एक टेबल, फिर कर्व, और फिर रिलेशनशिप बताऊंगा। जो कर्व है ना, उस कर्व की कुछ रिलेशनशिप है, कुछ फैक्टर्स है, कुछ नाम है, वो बताने वाला हूं। ठीक है, आंसर आप लोग दोगे। एक यहां पर लिखो इलस्ट्रेशन। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम बैठे हैं, क्या उनको कवर मिला आज, मिला बेटे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं डिमांड शेड्यूल, क्वांटिटी डिमांड, प्राइस, या इसको ऐसे करो, प्राइस क्वांटिटी डिमांड। चलो आंसर देना है। मान लो 100 प्राइस पर 50 डिमांड थी। किसी भी गुड्स का प्राइस 100 था, तब उसकी डिमांड कितनी थी,
चलो प्राइस को कम कर देते हैं 90, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी मैं मान रहा हूं 50 से क्या हो गई, तो प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हुई, यही लॉ ऑफ डिमांड। कौन सा रिलेशनशिप है, चलो और करते हैं, प्राइस को हम 80 करते हैं और बढ़ाओ, 70 और बढ़ाओ, 60 और बढ़ाओ, 50 और बढ़ाओ, 40 और बढ़ाओ। हम और भी बढ़ा सकते हैं बट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यहां कौन सा एक्सिस होता है, यहां वाई, यहां ओरिजिन, यहां आप लिखोगे प्राइस और यहां आपकी क्या आ जाएगी, क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, चलो ऐसे करते हैं, प्राइस 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। डिमांड हमारी 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। लिख लिया जी। बेटे यहां तक कोई समस्या है, अभी पेन छोड़ दो, मैं मौका दूंगा बनाने का। अब देखो, जब प्राइस 100 है तो आपकी डिमांड क्या है, 50 है या नहीं है, यानी जब प्राइस 100 है तब डिमांड आपकी क्या है, 50। गलत तो नहीं है। जब प्राइस 90 है तो डिमांड क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। जब प्राइस 80 है तो डिमांड क्या है, और 70 पे, 60 पे एंड 50 पे एंड लास्ट 40 पे। तो अगर मैं देखूं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा बट ठीक है, मेरा डिमांड कर्व कहां गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग गया या नहीं गया, कोई दिक्कत। एक बात बताओ, ये ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर, इसको मैं डाउनवर्ड बोल दूं, क्या मैं इसको इनवर्स रिलेशनशिप कर्व बोल दूं, ऐसे ही इसके कुछ नाम है, कुछ फीचर है इस डिमांड कर्व के, उसी के लिए मैंने ये इलस्ट्रेशन करवाई है। ठीक है, तो लिखो फीचर्स ऑफ द डिमांड कर्व। हाँ बनाओ बनाओ, बनाया नहीं आपने।
बना लिया? चलो जी। तो चलो जी, लिखो फीचर्स ऑफ डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व के फीचर क्या क्या होते हैं? सबसे पहला फीचर, क्या ये डाउनवर्ड है? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लिखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब ये गिर रहा है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं नेगेटिवली स्लोप्ड? नीचे गिर रहा है ना, जो गिरता है उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव। अब ये वाला अच्छा है, लिखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू कर्व। क्यों कहते हैं? सिंस द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर इज रेवेन्यू पर यूनिट, यानी कि एवरेज रेवेन्यू फॉर द सेलर। भाई आप लोग किसी सेलर को जो प्राइस पे करते हो, सेलर का वो रेवेन्यू होता है या नहीं होता? इसीलिए इसको एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं। अगला लिखो इट समटाइम्स स्ट्रेट लाइन। अभी जो आपने किया ये कौन सी लाइन है? और सम टाइम फ्री हैंड कर्व। ऑल वेल। रिलेशनशिप क्या है प्राइस और डिमांड में? देखो इनवर्स प्राइस डिमांड रिलेशन। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे बोला जाए ये तो एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व मैंने बनाया, तो मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनेगा? सबको जोड़ के मार्केट का नहीं बन जाएगा? एग्रीगेट, जैसे आप सभी इंडिविजुअल हो, आप सभी के डिमांड कर्व को मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? फिर वो मार्केट डिमांड बन जाएगी। आ रहा है कुछ समझ में? तो मार्केट डिमांड इज लेटरल समेशन, समेशन मतलब ऐड। मार्केट डिमांड इज लेटरल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ऑल वेल, ठीक है, नोट करो, लास्ट है बस। समेशन का मतलब होता है टोटलिंग।
अब हम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं। आई होप अब आपको लॉ ऑफ डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी लॉ ऑफ डिमांड खत्म नहीं हुआ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो अब जो मैं टॉपिक करवाऊंगा वहां से पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ डिमांड के कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो बताओ, कोई भी एक स्टूडेंट बता दो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अब तो कई बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बताओ बेटे लॉ ऑफ डिमांड। यस, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग क्या रहती है। तो जरूरी नहीं है प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम ही हो हर जगह पर। तो हम अब पढ़ेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो लिखे पॉइंट नंबर 9, एक्सेप्शंस एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो आपको लेफ्ट साइड में लिखना है एक्सेप्शन, और राइट साइड में लिखना है एक्सप्लेनेशन। लॉ ऑफ डिमांड के कई सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक एक एग्जांपल दूंगा एंड देन आप मेरे को आंसर दोगे। बेटे आपने कभी नाम सुना है कॉन्स्पिशियस गुड्स का? शांत हो जाओ। बेटे आपने कभी नाम सुना है कॉन्स्पिशियस गुड्स का? क्या होते हैं? कॉन्स्पिशियस गुड्स होते क्या है? देखो मैंने लिखा है प्रेस्टिजियस गुड्स। बेटे डायमंड एक प्रेस्टिजियस गुड्स है। लोग डायमंड क्यों खरीदते हैं? बताओ आप में से कितने लोगों ने डायमंड खरीदा है? अच्छा, मेरे पास है छोटा सा बीच में, ये मेरे को शादी में दिया था मेरी वाइफ ने, मैंने नहीं खरीदा इसको। अरे सुनना जरा, कॉन्स्पिशियस ये ना स्टेटस वाले गुड्स होते हैं। जैसे बड़े बड़े जो बॉलीवुड वाले हैं, कॉरपोरेट्स हैं, वो लोग पार्टीज में ऐसे मतलब 2 करोड़ का डायमंड नेकलेस वो पहन के जाते हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो डायमंड नेकलेस जितना महंगा होगा वो तभी खरीदेंगे, सस्ता होगा तो। जैसे आईफोन की इतनी सेल क्यों है? क्या रीजन है? क्वालिटी? क्वालिटी उसकी कुछ नहीं है, वो एक अब प्रेस्टिजियस गुड्स है। कौन सा है? जिसके पास आईफोन होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पहली बार लेते हैं। वो कॉल वॉल नहीं आ रही होती तो भी जेब से बार बार निकाल रहे होते, खासकर तब जब आसपास कुछ लोग हैं, बिना बात के निकाल के, अबे यार अभी मैसेज कर रहा हूं, करता कुछ नहीं है वो, क्योंकि उससे ना उनको लगता है उनकी प्रेस्टीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का पहला एक्सेप्शन नहीं हो गया। अब जैसे करीना कपूर है, करीना कपूर डायमंड ज्वेलरी डायमंड शॉप में जाके वो डायमंड परचेज कर रही है, तो वो महंगा वाला खरीदेगी या सस्ता वाला? उनकी जिंदगी ही महंगी चीजों पर चलती है।
क्योंकि वो पूरी उनकी पूरी लाइफ जो है वो स्टेटस पे डिपेंड है। 10 लाख का सूट, 5 लाख की जीन्स, बैग होते हैं ना, बैग जो लेडीज बैग होते हैं, वो भी 8-8 10-10 लाख रुपए के वो लोग परचेज करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि उनकी प्रेस्टीज की बात है। तो फिर जब बात कॉन्स्पिशियस गुड्स की हो जाती है तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो रही है, लेकिन डायमंड का अगर प्राइस ज्यादा होगा तो ही लोग खरीदेंगे। मान लो डायमंड 10 रुपए पाव मिल रहा है बाहर, तो कितने लोग जाओगे खरीदने? उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो डायमंड आज इतना महंगा है तभी उसकी वैल्यू है, और महंगा नहीं होता तो उसकी वैल्यू भी नहीं होती। ऑल वेल, तो लिखो इसके अंदर एग्जाम्पल। तो डायमंड एक एग्जाम्पल है, ये कहता है हायर द प्राइस हायर द प्रेस्टीज वैल्यू। गलत तो नहीं है भाई? तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा है गिफन गुड्स, जिसको आप इंफीरियर गुड्स भी कहते हो। जब हम लोग स्टूडेंट थे, तब मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब मैं स्टूडेंट था तो उस टाइम पे ना, जैसे जीन्स खरीदनी होती थी तो हम लोग, मैंने पहले भी बताया, तो हम लोग ना कनॉट प्लेस जाते थे। हम 3-4 दोस्त थे, वो सभी आज बहुत अच्छे पोजीशन पे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट उस टाइम पे हमारे को लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती थी, लिमिटेड पैसे मिलते थे, किसी इवेंट पे मिल जाते थे घर में, कोई रेगुलर ऐसा नहीं था कि मंथली आपको इतना ही मिलेगा। तो जैसी 500-700-1000 रुपए हमारे पास इकट्ठे हो जाते थे, तो हम लोग जीन्स खरीदने के लिए कनॉट प्लेस जाते थे, पालिका बाजार। वो ऊपर मार्केट के ऊपर स्टॉल लगती है जीन्स की। उस टाइम पे 200 रुपए में या 250 रुपए में बढ़िया लेवल की जीन्स मिल जाती थी। अब होगी 500-700 की होगी, 800 की होगी, मुझे नहीं पता। हम खूब खरीद के लाते थे। मतलब हमने कॉलेज के 3 साल, 12th क्लास, मतलब 4-5 साल जो है वैसे ही हमने उसी जीन्सों में निकाले। लेकिन अब फिर हमारी अर्निंग स्टार्ट हुई। मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गया, वो लोग अपने दूसरे प्रोफेशन में आ गए, सबकी अर्निंग स्टार्ट हुई। तो मतलब लाख से ऊपर तो सभी का जाता ही होगा इनकम आराम से मंथली। तो अब ना हम में से कोई भी, मिलते सभी है तो साथ में शॉपिंग करने भी जाते, बट हम में से कोई भी अब अपने मुंह से निकालता नहीं है कि हमें कनॉट प्लेस जाना है, पालिका बाजार शॉपिंग करना। ऐसा क्यों? क्योंकि अब ना कनॉट प्लेस की जीन्स जो है वो हम लोगों को इंफीरियर लगने लगी है, मतलब लोअर क्वालिटी की। इसके कई सारे रीजन है। रीजन नंबर 1, एक तो अब हम प्रोफेशनल्स है, हमारी इनकम भी ज्यादा है। जब इनकम ज्यादा है तो हम आज भी वही पालिका की जीन्स क्यों पहने? ये चीज हमारा मन बोलता है। हालांकि उन जीन्सों में कोई बुराई है नहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी हमें वो चीज इंफीरियर लगने लग जाती है। आया समझ में? तो इंफीरियर गुड्स का प्राइस ऑब्वियसली कम होगा या ज्यादा, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड हम लोग, तो एक्सेप्शन हो गया ना लॉ ऑफ डिमांड का। उसका प्राइस कम है, और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जिसका प्राइस कम है उसकी डिमांड क्या होती है?
लेकिन यहां नहीं बढ़ेगी इंफीरियर गुड्स में। जैसे कि किसी गांव से कोई पर्सन काम करने दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे शहर में जब जाता है, तो शुरुआत में जब वो कुछ खाता पीता है ना, तो वो बहुत इंफीरियर क्वालिटी का खाता पीता है। बाजरा ले लिया, सस्ता चावल ले लिया, सस्ता आटा ले लिया, क्योंकि इनकम क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे उसकी तरक्की होनी स्टार्ट हो जाती है, एक समय के बाद वो अब सस्ती चीज, बेशक वो सस्ती मिल रही है, अब उसके लिए वो छोटी लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम बढ़ चुकी है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर गुड्स। आया समझ में? लिखो बेटा एग्जाम्पल। बाजरा, लो क्वालिटी राइस, wheat etc. ऑल वेल। चलो तीसरे की बात करते हैं, बेसिक नेसेसिटीज। चलो तुम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, बताओ सभी घर में कितने गैस सिलेंडर लेकर आओगे पहली सैलरी आने पे? जितना चाहिए या ऊपर से ले आओगे 12-15? दिवाली थोड़ी है, बम थोड़ी फोड़ना है घर पे। चलो तुम लोग प्रोफेशनल बन गए हो, सबकी इनकम 2.5-2.5 लाख रुपए महीना, बताओ घर में कितनी दवाइयां लेकर जाओगे? मम्मी की दवाइयां एक बोरी भर के, एक डिस्प्रिन की बोरी खरीदोगे सर दर्द की, माँ आपके लिए, आपने ही मेरी जिंदगी बनाई है। अरे भाई एक ही पत्ता लेके जाओगे, जितना चाहिए उतना। मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं उन पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। वो सस्ता हो गया तो भी उतना ही खरीदोगे जितना चाहिए, वो महंगा हो गया तो भी उतना ही खरीदोगे जितना चाहिए। जैसे दवाई महंगी हो गई तो क्या नहीं खाओगे, खाना पड़ेगा। गैस सिलेंडर महंगा हो गया तो भी कंजम्पशन जितना जरूरी है वो तो करोगे ही करोगे। दिन में 3 टाइम के आसपास घर में खाना बनता है, वो तो बनेगा ही बनेगा। समझ रहे हो कुछ? तो बेसिक नेसेसिटीज पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। नोट करेंगे, इफ प्राइस गोज अप consumer has to readjust expenditure pattern। एग्जाम्पल है आपका कुकिंग गैस, पेट्रोल एक्सेट्रा। नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोगों की जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। एक बात बताओ, अभी ये मेरा फोन जो है वो धड़ाम नीचे गिर जाए और पूरा स्क्रीन स्क्रीन इसका खत्म, फोन टूट के बराबर हो गया, तो बताओ नया फोन मैं कब लूंगा? क्या लगता है? इमीडिएटली। जो भी क्लासेस हैं फटाफट से क्लास करके, 1-2 क्लासेस करके, एंड देन मैं पहला काम करने वाला हूं क्या, फोन लेने वाला हूं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में बिना मोबाइल फोन के, अब मुझे कैसे पता लगेगा मैम से कि मेरी क्लास है इतने बजे? मुझसे बच्चे डाउट कैसे पूछेंगे? मेरे पास दूसरी कॉल्स आती हैं। अब आदत हो गई है व्हाट्सएप की,
दूसरों के स्टेटस देखने की, दूसरों के घरों में झांक के देखने की है ना। तो मेरा फोन अगर गिरा, मैं इमीडिएटली लेकर आऊंगा। यस और नो? ये हमारी अब मोबाइल फोन एक कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज बन चुका है। अब वो फोन चाहे कितना भी महंगा हो, आप सभी के पास फोन है यहाँ पे ऑलमोस्ट। एक आधा बच्चा होता है जिसपे नहीं होता, वो बड़ा खुशनसीब है। बाकी सबके पास मोबाइल फोन है। क्यों है? आजकल के माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, पहले के माँ बाप नहीं करते थे। क्योंकि माँ बाप को लगता है बच्चे बार बार पूछना, कहाँ है बेटे, पहुंच गए या नहीं, मुझे तेरी फिक्र हो रही है। पहले बच्चा सुबह निकलता था, कहाँ मर रहा है, घूम रहा है, कोई टेंशन नहीं, रात को घर पहुंच जाता था आराम से। आजकल मोबाइल फोन का ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरी चीज, अब ये गर्मी बहुत है। मान लो ये वैसे ना हो ऐसा, ठीक है, बट जस्ट गिविंग एग्जांपल। मान लो अभी ये एयर कंडीशन खराब हो जाए हमारा, ऐसा होगा नहीं, नहीं तो सर को टेंशन हो जाएगी अभी। मान लो ये एसी खराब हो जाए, बताओ कितने दिनों में सही होगा? मेरे को ऐसा लगता है कि आज शाम तक, दोपहर तक, मैक्स टू मैक्स कल तक इस एसी को सही कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली 50 डिग्री सेल्सियस पे उबल रही है। आपके घर का फ्रिज खराब हो जाए, बताओ जी, कितने साल बाद खरीदेंगे नया फ्रिज? सर जी 2-4 दिन के अंदर मम्मी तहलका मचा देगी घर में, पापा की एंट्री बैन है घर के अंदर अगर फ्रिज सही नहीं हुआ तो। कुछ आ रहा है समझ में? इसको डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। ये प्रूव्ड है। जो जो बातें मैं बोल रहा हूं आप अपनी रियल लाइफ में इसको चेक कर लेना, बिल्कुल सही होगा। तो अब फ्रिज कितना भी महंगा हो, हमें खरीदना है। एसी की सर्विस होने में, खराब होने पर जितने भी महंगे इक्विपमेंट लगे हम लोग खरीदेंगे। और मेरा फोन अगर टूट जाता है, चाहे वो 20,000 रुपए वाला फोन मुझे 24,000 में बेच रहा होगा, मैं खरीदूंगा, बेशक महंगा है। क्योंकि ये अब मेरी लाइफ की कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज बन चुकी है। लिखो, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। दैट इज कंजम्पशन पैटर्न of a social group due to constant uses. These goods becomes necessities of life. Example, TV sets, fridge, mobile phone, etc. All well? पांचवी बात, एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज। जनरली कोई चीज महंगी होती है तो हम उसकी डिमांड क्या कर देते हैं? कम। लेकिन मान लो हमें पता लगा टमाटर पहले 20 रुपए किलो था, अब 40 हो गया, और हमें पता है फ्यूचर में और बढ़ेगा, तो अभी प्राइस बढ़ा, हम फिर भी इसकी डिमांड क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज। नोट करो, व्हेन प्राइसेस शो इंक्रीजिंग ट्रेंड, कंज्यूमर बाय लार्जर क्वांटिटी। और कुछ होते हैं हमारे इग्नोरेंट कंज्यूमर, उन्हें कोई फर्क लॉ ऑफ डिमांड से नहीं पड़ता है। एक मेरा दोस्त था, मतलब है अभी भी, बट ज्यादा मुलाकात नहीं होती।
उसका घर है, नाम नहीं बताऊंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, सुन लेगा, बहुत मारेगा। उसका घर है जोरबाग में, तो कुछ 100 करोड़ के आसपास का घर है। ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू उसकी 100 करोड़ के आसपास है। बहुत पॉश एरिया है जोरबाग। और सरदार जी हैं वो, और उसके फादर का बिजनेस है, टर्नओवर 2019 में 1000 करोड़ था। अभी मेरी मुलाकात हुई नहीं 4-5 साल से, तो हम कभी भी उसके साथ जाते थे। मतलब अगर उसके सपने में अगर कोई जंगल आ गया तो वो अगले दिन केनिया चला जाता है, अफ्रीका। ऐसा सीन है मतलब। तो उसको ना कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइजेस से वगैरह से, किसी भी चीज से। वो प्योरली इग्नोरेंट कंज्यूमर है। हम कहीं जाते थे तो वो, जैसे हमने कोई चीज ली 1000 रुपए की, वो 10,000 की उठा के ले आता था। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे का वर्थ है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे का वर्थ नहीं है। तो अब इग्नोरेंट कंज्यूमर पे क्या लॉ ऑफ डिमांड आप चलाओगे? उसको तो यही नहीं पता प्राइस क्या है, बढ़ रहा है घट रहा है, कुछ नहीं पता। आया समझ में? तो लिखें, ignorant of ruling price of the commodity। 2 पॉइंट और हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। नंबर 7 है मेरे प्यारे बच्चों, इरेशनल कंज्यूमर। एक ऐसा कंज्यूमर जिसको मार्केट की नॉलेज नहीं है और मार्केट कंडीशन के बारे में पता नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल कंज्यूमर। एक बार मैं मुंबई गया, मेरे मामा जी रहते हैं वहां पर, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि मैं तुझे रेलवे स्टेशन पे लेने आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है बाबा। तो ट्रेन उतरी, ट्रेन बांद्रा स्टेशन है, वहां पर ट्रेन पहुंची, मेरा मामा पहुंचा ही नहीं। मैं कहा यार ये तो आया नहीं आदमी, फोन भी ना लगे उसका। मैं कहा अब क्या करूं? अच्छा मेरे पास एड्रेस था, ये बात है 2008-9 की बात बता रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा गूगल मैप वगैरह तो कुछ था नहीं। मेरे पास कीपैड मोबाइल फोन था, 2009। तो मैंने क्या किया, वहां से आ, आगे जाने के लिए, मेरे मामा मुलुंड में रहते, मुलुंड एक जगह है वहां पर मुंबई में, तो वहां से ना ट्रेन चलती है। किसी ने बताया भाई ट्रेन, लोकल ट्रेन मुंबई में खूब चलती है। मैं वहां पहुंच गया। अब मैं स्टेशन के बाहर आया, तो मैंने एक ऑटो वाले भाई को वो एड्रेस दिखाया। उसने कहा बैठ जाओ। मुंबई में सिंपल है, बैठ जाओ, ऑटो वाला जो है वो मीटर डाउन कर देगा। दिल्ली की तरह नहीं कि वो कपड़े देखकर आपको पैसे बताए। अब मैं बैठ गया, तो बहुत देर से ऑटो चले जा रहा है, तो ज्यादा ध्यान दिया नहीं। बिल बढ़े जा रहा है, 340 रुपए, 350 रुपए। तो मैंने देखा यार ये बिल्डिंग अभी तो गई थी थोड़ी देर पहले। फिर थोड़ा ऐसे ऐसे किया, मैं अभी थोड़ा देखता हूँ। देखूं तो 2-3 जगह पर कॉमनली घुमाया जा रहा है मेरे को। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। फिर उसने लोकेशन में पहुंचा दिया, 400 कुछ रुपए मेरे बने। मैं पहुंच गया, मैं मामा के पास गया, मैं मामा लो मैं आ गया। आप कहाँ थे? कहते ही तो शाम 8 बजे की ट्रेन थी ना। मगर नहीं, सुबह 8 बजे की। अच्छा सॉरी। अगर तेरे से बड़ा मामा है कोई? तो मामा ने कहा कैसे आया? मैंने कहा ये रेलवे स्टेशन आया, मुलुंड पहुंचा, वहां से 1 घंटे ऑटो में लगे। कह रहा पगले इधर देख, मुड़ के सामने स्टेशन है। तो ऑटो वाले ने मेरा बढ़िया वाला काटा। इसको कहते हैं इरेशनल कंज्यूमर, जिसको मार्केट की कोई भी समझ नहीं है। मैं आज तक दुख है वो 400 रुपए का, लिटरली बता रहा हूं। समझ रहे हो?
ढूंढा भी था मैंने उसको, मुंबई 1 महीने रहा मैं, रोज हर ऑटो वाले को देखा करता था, मैंने ये तो नहीं है, दिखा ही नहीं साला मेरे को। चलो, मीन्स कंज्यूमर डोंट हैव नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। लास्ट है चेंज इन अदर फैक्टर, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। एग्जाम्पल, change in price of related goods, income labels, taste and preference, etc. All well? आ गया बेटे? यहां पर ये कंप्लीट होता है। 10वां टॉपिक क्या है वो बता देता हूं, पढ़ेंगे नहीं, समय हो गया। टॉपिक का नाम है एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और इसके अगला वाला है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। अगली क्लास में वो कंप्लीट करेंगे। ऑल वेल, थैंक यू सो मच।